नमस्कार दोस्तों, 23 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बनाई गई थी। ये जो पर्सनल डाटा, देखिए आपको पता है कि बहुत अलग अलग प्रकार से इंडिविजुअल्स के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करते हो, उसमें आपकी क्या लोकेशन है, आपका क्या हेल्थ स्टेटस है, इन सब प्रकार की चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। उसी प्रकार से व्हाट्सएप है और भी बहुत सी ऐसी ऐपें हैं जो आपके डाटा को यूज़ करती हैं। ये आपके डाटा को किस प्रकार से यूज़ करेंगी और खासकर गवर्नमेंटल एजेंसीज आपके डाटा को किस प्रकार से यूज़ करेंगी, इसके लिए प्रॉपर नियम कानून बनाने ज़रूरी है। और यही नियम कानून बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी 2019 में। और अभी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक कंट्रोवर्शियल एग्जेम्पशन क्लॉज को डिफेंड करी। अभी एग्जेम्पशन क्लॉज क्या है? एग्जेम्पशन क्लॉज 35 क्या बोलता है कि भाई पब्लिक ऑर्डर के लिए, देश की सोवरेनिटी के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए किसी यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की एम्बिट से बाहर निकाला जा सकता है। तो कल की डेट में रॉ, सीबीआई, एनआईए, इस प्रकार की जो एजेंसीज होंगी ना, ये किसी की भी फोन टैपिंग कर सकती हैं, किसी के भी पर्सनल डाटा को फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनी से मांग सकती हैं, किसी के भी पर्सनल डाटा को ट्रैक कर सकी हैं और इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का बेसिक सेंस क्या है? इसका बेसिक सेंस ये है कि भाई आप किसी के डाटा को जब इस्तेमाल करोगे तो कौन से बेसिस पे इस्तेमाल करोगे और इस्तेमाल करने से पहले किससे किससे परमिशन लोगे। तो ये पीडीपी के अंदर लिखा जा रहा है। तो कुछ एजेंसीज को बिल्कुल ही यहां पे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये डाटा इस्तेमाल कर सकती है और इनको डाटा इस्तेमाल करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन से बेसिस पे डाटा इस्तेमाल कर सकती हैं? तो ये मैंने आपको बताया, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओवरऑल 30 मेंबर्स की कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। और इसमें से 6 मेंबर्स ने बोला है कि नहीं भाई, ये एग्जेम्पशन क्लॉज ठीक नहीं है, हम इसके अगेंस्ट डिसेंट फाइल करते हैं। 2 मेंबर्स आगे आने वाले कुछ दिनों में और डिसेंट फाइल करेंगे। और स्पेसिफिकली यहां पे पब्लिक ऑर्डर पे जोर मारा जा रहा है कि भाई पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर बहुत सारी एजेंसीज को एग्जेम्पशन दे दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप समझिए, पब्लिक ऑर्डर की कोई पर्टिकुलर परिभाषा तो है नहीं। कल की डेट में सरकार ये बोल दे कि ये इंडिविजुअल हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा करने वाला था, तो हमने इसका डाटा यूज किया और ओला उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अक्सर कर सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि सरकार एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करती है। तो पब्लिक ऑर्डर को आप एक प्रीमाइस बनाओ पीडीपी से एग्जेम्पशन देने के लिए, ये भी यहाँ पे बहुत सारे जो डिसेंटिंग मेंबर्स हैं बोल रहे हैं। तो काफी लंबी बहस चली है, 2019 से 2021 हो गया है। कई बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल मिल चुका है, इनके अंदर बहस चल चुकी है कि भैया किसको एग्जेम्पशन देना है, किसको एग्जेम्पशन नहीं देना, कौन से आधार पर एग्जेम्पशन देना है। तो ये अभी के लिए चल रहा है। फिर यहाँ पे ये भी बातचीत हुई है कि अगर आप किसी को एग्जेम्पशन देना चाहते हो तो एक जुडिशियल या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल किसी एजेंसी को एग्जेम्पशन मिल रहा है, बहुत सारे मेंबर्स का तो बोलना है कि केस टू केस एग्जेम्पशन दो। तो अगर एनआईए को किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले वो जुडिशरी के पास अप्लाई करे और जुडिशरी से परमिशन लेके फिर वो इन्वेस्टिगेशन करे, डाटा टैप करे, ये सब बातें बोली जा रही है। तो जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मतलब जो भी एजेंसी यहाँ पे पीडीपी से एग्जेम्पशन पा रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवरसाइट हो या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो। अब वो करना मुश्किल होगा। अब सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसीज हर चीज बता के करने लगेंगी तो फिर वो सीक्रेसी वाला एलिमेंट ही चला जाएगा। लेकिन फिर ये अपनी ताकत को गलत प्रकार से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये दोनों ही इश्यूज यहाँ से उठ के आते हैं। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी एजेंसी को यहाँ पे ओवरऑल एग्जेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए और केस टू केस बेसिस पे होना चाहिए। तो ये सब चीजों के ऊपर भी काफी बहस चलने वाली है। अगर आप देखो तो रिपोर्ट ने बोला है कि हाँ, कुछ हद तक ज्यादातर मेंबर्स ने ओवरऑल इस एग्जेम्पशन क्लॉज का सपोर्ट ही किया, क्योंकि उनको पता है कि सोवरेनिटी ऑफ द नेशन के लिए, ओवरऑल आप कह लो कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के लिए, और कोई बिल्कुल ही अनरूली एलिमेंट अगर देश में बवाल मचाना चाहे, कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको भाई
सर्वेलेंस की ताकत तो देनी ही पड़ेगी, और सर्वेलेंस की ताकत में फिर आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की बात करोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। जरूरी यहाँ पे ये है कि ये एजेंसीज गलत प्रकार से डाटा को इस्तेमाल ना करें। पुट्टू स्वामी जजमेंट और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा जाए। 24 अगस्त 2017 को एक 9 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट दिया, जिसमें यह बोला गया कि भैया राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई, ये सब बातें हैं यहाँ पे। फिर इस कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके भी कुछ रिकमेंडेशन दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशन की बात हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भाई जो इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करते हैं। चाहे आप फेसबुक की बात कर लो, चाहे आप यूट्यूब की बात कर लो। अब यूट्यूब अगर सोशल मीडिया है, बिल्कुल है। अब यूट्यूब बोलेगा मैं तो इंटरमीडिएट हूं, क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, आप पढ़ रहे हो, तो हम दोनों थर्ड पार्टीज हैं। बीच में कौन है? यूट्यूब का कॉमन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कुछ और आप मेरी बात सुन रहे हो। तो ये ज्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपनी न्यूज जनरेट नहीं करते हैं, दूसरे द्वारा बताई गई चीजों को लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ये क्लेम करते हैं अपने आप को इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्लेम करने के कहे करते हैं कि इनका क्या बोलना है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कि भाई कंटेंट तो हमने जनरेट किया नहीं है, ये तो किसी और का जनरेट किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर ही माना जाएगा। बेसिकली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी पब्लिश हो रहा है उस कंटेंट के लिए कुछ हद तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, खासकर उन अकाउंट्स के लिए जो अनवेरीफाइड अकाउंट्स है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब कुल मिला के अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट बना के कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ पब्लिश हो रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर ओवरसाइट होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। कल की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुंह उठा के सरकार से ये नहीं बोल सकता कि भैया हम तो इंटरमीडिएट, हमें तो पता ही नहीं किसने क्या पोस्ट कर दिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी, जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसको रेगुलेट करेगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे की गई हैं। फिर डाटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही है। पहली बात तो पैसे भेजने का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, मान लो इंडिया से आपको बाहर पैसा भेजना है या बाहर से इंडिया में पैसा लेके आना है, तो इसके लिए जो पेमेंट फाइनेंशियल सिस्टम है, यूएस का अपना है जिसको आप बोलते हो रिपल, यूरोप का अपना है इंस्टेक्स, उसी प्रकार से इंडिया का अपना एक सिस्टम होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ओवरऑल एक एक्सटेंसिव पॉलिसी ऑन डाटा लोकलाइजेशन को बनाने की जरूरत है। जितने भी सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन में एक एक्सटेंसिव पॉलिसी ऑन डाटा लोकलाइजेशन बनाने की जरूरत है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है वो डाटा हमारे देश के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सबको .gov.in की आरडी दी गई है, समझ गए हो ना। तो पहले क्या था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट कामों के लिए भी जीमेल जैसी आईडीज का इस्तेमाल करते थे, और आपको पता है कि जीमेल के सर्वर्स इंडिया के बाहर हैं, तो हमारे देश का डाटा बाहर के सर्वर्स में स्टोर हो रहा था, जिससे हमारे देश की प्राइवेसी इफेक्ट हो सकती है। तो जितना ज्यादा हो सके इंडियंस का डाटा इंडिया के अंदर रहे, और ऐसे हार्डवेयर्स जो डाटा पे स्नूपिंग कर सकते हैं, जो डाटा चुरा सकते हैं, और स्पेसिफिकली ऐसे हार्डवेयर चाइना से आते हैं, इनको भी यहाँ पे चेक पे लाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? द कमिटी नोटेड दैट बिल हैज नो प्रोविजन टू कीप अ चेक ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो अलग अलग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपका कंप्यूटर है या आपका क्लाउड सर्वर है। अब क्लाउड सर्वर का जो हार्डवेयर है, ठीक है ना, हार्डवेयर मतलब जो मशीन है, अब उस मशीन के अंदर ऐसा कोई स्नूपिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा है जो कि डाटा को चोरी कर ले। इस प्रकार की चीजों को चेक करने के लिए बिल में कुछ नहीं है, तो इनको भी यहाँ पे लाने की जरूरत है। तो बहुत सारे वेराइड मैनिफेस्टेशंस के ऊपर इस कमेटी ने बातचीत की है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान टू अलाउ इंडियन एड टू अफगानिस्तान टू पास थ्रू। अब ये पिछले एक महीने से यही पचड़ा चल रहा है। अफगानिस्तान, एक महीने पहले लगभग इंडिया ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रॉमिस किया, और इंडिया ने बोला कि भाई हम अफगानिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट भेजना चाहते हैं, ताकि अफगानिस्तान के अंदर ये जो एकदम से आप कह लो गरीबी आ रखी है, भुखमरी आ रखी है, इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन ही नहीं दी निकलने की। तो इस बात को क्रिटिसाइज किया इंडिया ने बोला कि अभी इंडिया में एक 8 नेशन का रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, सेंट्रल एशियन नेशन, रशिया वगैरह आए थे,
चाइना, पाकिस्तान, यही दो स्पेशल कंट्रीज नहीं आई थी। तो उस समय भी इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि भैया हम तो गेहूं भेजना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को, तब भी पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है भाई, ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है इससे हम चीजों को जाने देंगे। लेकिन इसमें भी अब देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है। चाहे तो इंडिया ओवरऑल आपका गुजरात से या मुंबई से लोड करके पहले ईरान के चाबहार पोर्ट भेजे, फिर अफगानिस्तान भेजे, बट वो रास्ता बहुत लंबा है। आराम से कश्मीर के पास से ओवरऑल चीजें निकल के कहां पहुंच सकती हैं, अफगानिस्तान में पहुंच सकती हैं, अगर पाकिस्तान चाहे तो। पाकिस्तान ने बोल दिया है कि ठीक है भाई हम मदद को यहां पे भेजने देंगे, लेकिन उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अभी के लिए ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर पे ट्रेड बंद है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एक अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको आप APTTA बोलते हो। इस अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जुलाई 2020 में पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है भाई, अफगानिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम इंडिया में जाने देंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अफगानिस्तान में नहीं जाने देंगे, लेकिन अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स को हम इंडिया में जाने देंगे। तो दिन के 5 से 15 ट्रक आप कह लो सामान जो कि अफगानिस्तान से शुरू हुआ है, पाकिस्तान के थ्रू होके आया, उसको इंडिया में आने दिया जाता है। लेकिन द क्वांटम ऑफ सामान का जो ट्रेड है वो यहाँ पे कम है। क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रक आता है, जैसे मान लो इंडिया से अगर कोई अफगानिस्तान ट्रक जाना है, तो पहले तो वो ट्रक पहुंचेगा कहाँ पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे दूसरी तरफ से दूसरा ट्रक आया होगा, फिर एक ट्रक से सामान उठाया जाएगा, दूसरे ट्रक में लोड किया जाएगा, फिर दूसरा ट्रक चलना शुरू करेगा। तो इस प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोग कम है, व्हीकल्स कम है। तो जो कुछ भी इंडिया यहाँ पे इस अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू मदद भेज रहा है अफगानिस्तान के पास वीट की, वो मदद पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, ऐसा यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है नो साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट नीड फॉर बूस्टर वैक्सीन डोज। देखिए यहाँ पे जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कि भाई इंडिया अभी वैक्सीन बूस्टर डोज पे ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया क्या ही वैक्सीन बूस्टर डोज पे ध्यान देगा, पहले हम लोग वैक्सीनेशन तो पूरा कर लें। हालांकि वैक्सीनेशन को लेके अब कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं। भारत की 82% एलिजिबल पॉपुलेशन को पहली डोज मिल चुकी है और 43% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। समझ गए? बूस्टर डोज के ऊपर ऑब्वियस ही बात है डिस्कशन तब होगा जब हम लोग और वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि अगली मीटिंग जब होगी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिया नटागे की, तब डेफिनेटली बूस्टर डोज के ऊपर बातचीत की जाएगी। अभी के लिए तो सारी एलिजिबल जनता को 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन दे दी जाए, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। वैक्सीन की इस समय पे इंडिया में कोई कमी नहीं है, लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने हर घर दस्तक कैंपेन चालू किया है, ताकि जिनको फर्स्ट डोज नहीं मिले वो फर्स्ट डोज ले लें, जिन्होंने सेकेंड डोज ओवरड्यू है वो सेकेंड डोज ले लें। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं, प्रिस्क्राइब टाइम इंटरवल निकल चुका है और सेकेंड डोज उन्होंने अब तक नहीं लिए। टोटल नंबर ऑफ कोविड वैक्सीनेशन 116.87 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है। जीएस पेपर 2 हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है भुवनेश्वर रिसीव्स बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। 21 नवंबर 2021 को था वर्ल्ड फिशरीज डे, और इस वर्ल्ड फिशरीज डे को फिशिंग को लेके कुछ अवार्ड दिए गए। तो जो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट है देश की, ये अवार्ड दिया गया है बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ भुवनेश्वर को, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा इज द 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 2020-21 के दौरान ओडिशा ने 8.73 लाख मेट्रिक टन फिश प्रोड्यूस किए हैं, जो कि ओडिशा की इकोनॉमी का 2.33% है। ओडिशा में जो फिशरीज सेक्टर है वो पिछले 5 सालों में प्रति साल 13% से बढ़ा। इनफैक्ट लास्ट साल तो ओडिशा ने बेस्ट मैरीन स्टेट का अवार्ड जीता था। हालांकि इस बार 2021 में बेस्ट मैरीन स्टेट का अवार्ड चला गया है आंध्र प्रदेश के पास। तो याद रखिएगा कौन है बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट, बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ भुवनेश्वर। कौन है बेस्ट मैरीन स्टेट, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इनलैंड स्टेट अवार्ड किसको गया है फिशरीज में, तो वो गया है तेलंगाना को। और इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसको गया है, तो वो गया है मध्य प्रदेश में बालाघाट को। मतलब इनलैंड वो इलाके जो समुद्र से बाउंड्री नहीं लगाते, वहां पे फिश वगैरह की परफॉर्मेंस कैसी है, फिशिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड और इनलैंड स्टेट अवार्ड भी दिया जाता है। फिर हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी दिया जाता है। तो भैया अगर आप देखो तो जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट अवार्ड में बेस्ट किसको दिया गया, तो भैया स्टेट के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टेट की बात करो
तो बेस्ट फिशिंग स्टेट है त्रिपुरा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करो नॉर्थ ईस्ट में, तो आसाम की बोंगोंगो है डिस्ट्रिक्ट। तो फिशिंग के फील्ड में नॉर्थ ईस्ट के डोमेन में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है फिशिंग में? त्रिपुरा। बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो बोंगोंगो है। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन फिशर फोल, फिश फार्मर्स, इन सब की एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। फिर भाई इंडिया में एक ऑल इंडिया सर्वे कराया जा रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर। ये सर्वे को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव साहब ने, और इसको कंडक्ट कौन करेगा? लेबर ब्यूरो चंडीगढ़। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में डोमेस्टिक वर्कर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो घर में मेड्स वगैरह आती हैं काम करने के लिए, इस प्रकार के लोगों को आप डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरी में रख सकते हो। इनफॉर्मल सेक्टर में ये बहुत ज्यादा है और इनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कोविड-19 का पैंडेमिक फैला तो जो भी घर में डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनको निकाल दिया गया, इंसान खुद ही अपना काम करने लगा। अब इन डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरियां वापस नहीं मिल पाई, समझ गए? तो कुल मिला के इन डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन जुटाना, जिसके लिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स लॉन्च किया गया है। और कंडक्ट कौन करेगा इसको? लेबर ब्यूरो कंडक्ट करेगा। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डोमेस्टिक वर्कर्स के नंबर और प्रपोर्शन को एस्टिमेट करना, ठीक है ना? कितने डोमेस्टिक वर्कर्स लिव इन है, कितने लिव आउट है, मतलब कितने लोग घर में आके काम करके वापस चले जाते हैं, कितने लोग परमानेंट घर में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है? फॉर्मल इनफॉर्मल कितने लोगों को बस बिना किसी लिखावट पढ़ाई, बिना किसी डॉक्यूमेंट के काम दे दिया गया है, महीने के एंड पे तनख्वाह दी जाती है। कितने लोगों का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी होता है आपका डोमेस्टिक वर्कर्स में। कितने लोग माइग्रेंट है, नॉन माइग्रेंट हैं। ना मान लो कोई राजस्थान से डोमेस्टिक वर्कर मुंबई में आया है और मुंबई में घरों में जाके काम कर रहा है, तो वो माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर हो जाएगा। उनकी क्या वेजेस है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउस होल्ड एस्टिमेट, ये सब चीजों के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे कराया जा रहा है। तीन चीजें यहाँ पे इकट्ठी की जा रही हैं: नंबर प्रोपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एट नेशनल स्टेट लेवल, हाउस होल्ड एस्टिमेट्स ऑफ लिव इन लिव आउट, और एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एंगेज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, ओवरऑल इसमें किस रिलीजन के हैं, हाउस होल्ड का साउस क्या है, हाँ अच्छा, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। मतलब जिन हाउस होल्ड्स में डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनका साइज कितना है, उनका धर्म क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, मंथली कंजम्पशन क्या है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाएंगे कि भैया हाउस होल्ड का वर्कर का नेम क्या है, एज क्या है, ठीक है ना, रिलेशन टू हेड क्या है, मतलब जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है इन डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड। कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितना पैसा मिलता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से पैसा मिलता है, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट आया इनके पैसे पे, हर चीजों को यहाँ पे ओवरऑल एसेस किया जाएगा। 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको शुरू किया गया है, 742 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, पीपीटी में अवेलेबल करवा दूंगा, जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड्स। देखिए रिसेंटली कुछ टीवी और रेडियो शोज जो कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित करता है, इसको अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स दिया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। जैसे दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसको लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। फिर ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स, इसको एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड में। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं यूनेस्को के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, जिसको आप एबीयू बोलते हो। और ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव कौन सा है अवार्ड देने का, तो इसको आप बोलते हो टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव। तो इसमें ये जो आपका दूरदर्शन का प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसमें एक स्पेशल एबल्ड चाइल्ड की एक सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी बताई गई है, जिससे हमारे देश के अंदर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो अपने आप को इंफीरियर फील ना करें। सिमिलरली ये जो ऑल इंडिया रेडियो की सीरीज है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स, इसमें विशाखापट्टनम में रहने वाली फिशिंग कम्युनिटीज की लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है। ओवरऑल उनको जीने का तरीका और इंस्पायर करने की आप कह सकते हो कि एक कोशिश है। तो इस प्रकार के कुछ शोज को जो कि दूरदर्शन के हैं और ऑल इंडिया रेडियो के हैं, इनको यहाँ पे अवार्ड देके ओवरऑल इनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया। ये जो अवार्ड्स है ना अबू यूनेस्को T4P मीडिया अवार्ड्स, they highlight and promote crucial role of independent ethical journalism and citizens media literacy
फॉर होल्डिंग पॉजिटिव पीस इन माइंड्स। और पॉजिटिव पीस की अगर आप बात करो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर ना हो तो ही पॉजिटिव पीस आएगा। बेसिकली इस प्रकार से कोई भी ऐसी चीज जो इक्विटेबल और फेयर सोसाइटीज में, मतलब इक्विटेबल और फेयर सोसाइटीज बनाने की कोशिश करती है और किसी भी एक सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल तरीके से रहने में मदद करती है, ओवरऑल इसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। इंडिया के 2 प्रोग्राम्स को दिया गया। जीएस पेपर 1 अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में न्यूज काम आएगी। फिर आपको पता है कि चाइनीज लीडर जी जिनपिंग ने अभी एशियान के मेंबर्स के साथ बैठ के बातचीत की है। एक वर्चुअल समिट हो रही है और उसमें ओवरऑल जी जिनपिंग ने साफ साफ बोला कि भाई हम बुली नहीं करना चाहते अपने साउथ चाइना सी के छोटे पार्टनर्स को, हम फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, हम हेगेमोनिज्म को प्रमोट नहीं करते, हम पावर पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करते, हम रीजन में पीस चाहते हैं, हम अपने किसी भी नेबर को परेशान करना नहीं चाहते हैं। ऐसी एशियान के साथ मीटिंग में किसने बोला? चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। इन्होंने ये भी बोला कि मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई, फिलीपींस के साथ जो हमारे इश्यूज हैं इसको हम बैठ के शांति से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लड़ाई हम नहीं करना चाहते। अक्सर करी साउथ चाइना सी में खबरें आती रहती हैं कि चाइना के कोस्ट गार्ड शिप्स ने फिलीपींस के शिपों को परेशान किया, वियतनाम के शिपों को परेशान किया, इंडोनेशिया के शिपों को परेशान किया। तो इस प्रकार की न्यूज के बीच में चाइना अपनी इमेज को थोड़ा यहाँ सही करता घूम रहा है। चाइना का यह बोलना है कि साउथ चाइना सी का इलाका उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे शिपिंग रूट्स हैं, बहुत सारे फिश स्टॉक्स हैं, बहुत सारे अंडर सी ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हैं और ओवरऑल जो भी यहाँ पे कोरल रीफ बेस्ड आइलैंड बन गए हैं उन आइलैंड्स के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, रीइंफोर्समेंट भेजना, इसके लिए चाइनीज नेवी यहाँ पे घूमती रहती है और कभी कभी इनकी नेवी, कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया बाकी कंट्रीज की नेवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, जिसके चलते चाइना को एक हेगोमोनिस्टिक पावर कहा जाता है। ऐसा नहीं है। चाइना एशियान बहुत लंबे समय से साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, आगे भी हम हैंडल करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि यूएस जैसी और बाकी एक्सटर्नल कंट्रीज हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करें। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बातें यहाँ पे शी जिनपिंग ने बोली है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज, ये जो ऑकस नाम की डील हुई थी ना, इस ऑकस डील को फॉर्मली यहाँ पे साइन किया गया। ठीक है, तो ये जो नया डिफेंस अलायंस है ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का, जिसको अनाउंस किया गया था लगभग 1-2 महीने पहले, ओवरऑल उसकी डील पे यहाँ पे सिग्नेचर पड़े हैं। तो पहला एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो गया। इस ऑकस डील के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 8 स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाएंगी। तो ये है भाई ओवरऑल न्यूज। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसके बाद आपको एडिटोरियल की वीडियो भी मिल जाएगी। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।